हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कामरा कोचिंग क्लासेस। आज हम करेंगे इस क्लास के अंदर वोकैबुलरी का सेशन शुरू, है ना। तो वोकैबुलरी एज यू नो पेपर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखती है अपना, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी है, बैंक है या राजस्थान लेवल के। तो वोकैबुलरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो मैं अमन सर आपको वोकैबुलरी की सीरीज शुरू कराऊंगा। मिलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वोकैबुलरी के अंदर सबसे पहली बात, वोकैबुलरी अपने को किस तरीके से और क्या क्या चीजें करनी है, वोकैबुलरी के अंदर क्या क्या चीजें कवर की जाती है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वोकैबुलरी के अंदर अपने को एक टॉपिक करना होता है वन वर्ड्स का, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और उम्मीद है 2-3 क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं, कोई भी एग्जाम की बात करें अपने। उसके बाद में एक टॉपिक हमारा आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस का, जिसमें आप इडियम्स और फ्रेजेस को पढ़ेंगे। लाइक मुहावरे, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वही उसके इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस मिलेंगे अपने, ठीक है। उसके बाद में थर्ड नंबर पर बात आती है सिनोनिम्स, जिसको हम सिनोनिम्स कहते हैं। वैसे ये सिनोनिम्स है, जिसको अपने हिंदी की बात करें तो पर्यायवाची कह सकते हैं ना। एक जैसे मीनिंग के कई वर्ड्स होते हैं, वैसे ही इंग्लिश में सिनोनिम्स कहा जाता है इन्हें। फोर्थ नंबर पर हम करेंगे एंटोनिम्स, यानी जिसको आप हिंदी में कहते हो विलोम शब्द, अपोजिट, विपरीत, वो है हमारे एंटोनिम्स। पांचवें नंबर पर अपने को पढ़नी होती है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स काफी हद तक प्रेपोजिशन में जो क्वेश्चंस आते हैं, फिक्स प्रेपोजिशन के हो या नॉर्मल क्वेश्चन हो, वो वहां पर कवर होते हैं। ये है फ्रेजल वर्ब्स। उसके बाद में अगर कोई पर्सन यहाँ पर राजस्थान लेवल की तैयारी कर रहा है, आईएलडीसी का कोई स्टूडेंट है, तो उन्हें पता है एक पेपर में ग्लोसरी आती है। ग्लोसरी मीन्स शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली। ये हर एक के पेपर में इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ राजस्थान लेवल के अंदर आती है। तो मैं आज जो टॉपिक शुरू करूंगा वो टॉपिक आप सभी के आएगा, चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो। अगर आपके पेपर में जनरल इंग्लिश है तो आपके डेफिनेटली जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चंस बहुत ही यूजफुल क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो करेंगे अपने इडियम्स का। तो हमारा टॉपिक आज का है इडियम्स। तो आज मैं आपको कुछ शॉर्ट लिस्टेड, बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स, जो कि ऐसे बेकार के इडियम्स नहीं है कि कुछ भी करवा दिए, वही इडियम्स करवाऊंगा जो कि या तो पेपर में आए हुए हैं या फिर पेपर में आने वाले होते हैं। तो इडियम्स के अंदर शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले इडियम की, जो कि पहला इडियम है हमारा एन टेंटरहुक। अब ये इडियम जो है ये काफी पेपर में आ गया, बहुत बार आया। आप एसएससी के पेपर उठा के देखें, कई बार आपको ये इडियम दिखेगा। इन टेंटरहुक का मतलब क्या होता है? जब कोई पर्सन मुसीबत में होता है, जब कोई पर्सन दुविधा में हो, तब हम इस इडियम का यूज करते हैं। तो आप इसका मीनिंग कह सकते हो कि इन टेंटरहुक का मतलब होता है जब कोई पर्सन किस में हो, मुसीबत में, है ना। जब कोई पर्सन ट्रबल में है, मुसीबत में होना, उसके लिए हम अपना इडियम यूज करते हैं एन टेंटरहुक। इसके जैसा एक और भी है, वो भी मैं लिख देता हूं। सेकंड इसी में आता है इन हॉट वाटर, है ना। सेम है, दोनों का मीनिंग एक ही है, मुसीबत में होना। अगर कोई पर्सन मुसीबत में है, इट मींस ही इज इन हॉट वाटर। अगर आप भी कहें कि यार मैं मुसीबत में हूं, बाई चांस ना हो, फिर भी आई एम इन टेंटरहुक या फिर इन हॉट वाटर, तो दोनों का मीनिंग सेम है, इन टेंटरहुक या फिर इन हॉट वाटर। चलिए नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर इडियम हमारा, नेक्स्ट इडियम है हमारा टू गिव अ कोल्ड शोल्डर, यानी किसी को जब कोई आप कोई भी रिएक्शन नहीं देते, तब हमारा इडियम चालू होता है गिव अ कोल्ड शोल्डर। इसका मतलब क्या है? गिव अ कोल्ड शोल्डर, क्या इसका मतलब है ठंडा कंधा देना? नहीं,
ठंडा कंधा देना, तो इसका मीनिंग जरा भी नहीं है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है जब आप किसी को कोई रिएक्शन नहीं देते तब हम ये वाला इडियम यूज करते हैं, गिव अ कोल्ड शोल्डर। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कोई भी रिएक्शन ना देना। अगर आप कोई भी जवाब नहीं दे रहे हो, सपोज किसी ने मुझे पार्टी के लिए बोल दिया कि यार अमन सर पार्टी दे दो, मैं बोलूं यार छोड़ यार, या मैं बोलूं ही ना, कुछ भी रिएक्शन ना दो, इट मींस आई एम गिविंग हिम अ कोल्ड शोल्डर, है ना। तो मैं उसे क्या दे रहा हूं? एक कंधा दे रहा हूं ठंडा, ठीक है, गिव अ कोल्ड शोल्डर। इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर हम लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं सपोज व्हेन ही asked me for the party, जब उसने मुझसे पार्टी के लिए पूछा, पार्टी के लिए कहा, then फिर मैंने क्या कहा? then I gave him a cold shoulder, तो मैंने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। इट मीन्स कोई रिएक्शन ना देना, उसके लिए हमारा इडियम लगता है गिव अ कोल्ड शोल्डर। चलिए नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं, साथ साथ लिखते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट इडियम। कई बार आपने सुना होगा जब कोई पर्सन को हम काम कह देते हैं तो पर्सन भाग जाता है ना, वो कहते हैं नहीं यार। कई लोगों को हम बोलते हैं काम चोर है ना, काम चोर बंदे को बोलते क्या है वो देखेंगे। तो हमारा थर्ड इडियम जो है उसको समझेंगे। थर्ड इडियम, टेक वंस हील। हील क्या होती है? जो हम पैरों में पहनते हैं, हम तो क्या लड़कियां, है ना, लेडीज डिपार्टमेंट पहनता है हील को, आजकल तो लड़के भी पहनते हैं भाई, है ना, फैशन शो होता है कहीं देखे हैं। तो टेक वंस हील मतलब अपने जूते उठाना और भाग जाना। तो टेक वंस हील का मीनिंग हो गया जब कोई पर्सन बिना काम किए भाग जाता है या कोई पर्सन डर कर भाग जाता है, इट मींस ही टुक हिज हील एंड गो, और चला गया, तो आप उसके लिए यूज करते हैं टेक वंस हील। अब मैं यहां पर आपको एक वर्ड बता रहा था जो कि हमारा वर्ड था कामचोर। देखिए कामचोर पर्सन, ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ट्रुएंट, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कामचोर। कामचोर बंदे को क्या कहा जाता है? ट्रुएंट कहा जाता है। अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो इस तरीके से याद करें, उसने मुझे काम करने के लिए बोला और मैं तुरंत वहां से भाग गया, तुरंत यानी ट्रुएंट, वहां से याद रख सकते हो, ठीक है। तो टेक वंस हील मींस भाग जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इडियम की बात करते हैं, हमारा फोर्थ नंबर इडियम। फोर्थ नंबर इडियम है जब कोई पर्सन गलत फहमी में होता है, उसके लिए हम अपना इडियम यूज करते हैं अंडर रॉन्ग इंप्रेशन। इसका मीनिंग क्या है? अगर कोई पर्सन गलत फहमी में जी रहा है, जैसे आजकल बहुत से लोग गलत फहमी में जीते हैं कि इसको कौन पूछता है, कई बार हमारे को बहुत लाइटली ले जाता है सामने वाला पर्सन, तो उसके लिए बोलते हैं अरे यू आर लिविंग अंडर रॉन्ग इंप्रेशन, डोंट यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो, यू आर लिविंग अंडर रॉन्ग इंप्रेशन। तो ये हमारा इडियम है अंडर रॉन्ग इंप्रेशन, मींस गलत फहमी में होना। उसके लिए हमारा इडियम यूज होता है अंडर रॉन्ग इंप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अंडर रॉन्ग इंप्रेशन, वो गलत फहमी में है, ही इज अंडर रॉन्ग इंप्रेशन दैट कि वो एग्जाम पास कर लेगा, दैट ही विल पास एन एग्जाम, दैट ही विल पास एन एग्जाम विदाउट प्रेपरेशन, बिना तैयारी। तो ये तो क्या है? एक गलत फहमी ही है। कोई भी पर्सन बिना तैयारी के कैसे एग्जाम पास करेगा? इट मींस ये पर्सन कहां है? रॉन्ग इंप्रेशन में जी रहे, अंडर रॉन्ग इंप्रेशन। यहां तक लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, है ना। उसके बाद में हमारा फिफ्थ नंबर इडियम है पीस ऑफ केक। अरे केक आ गया यार, कितना बढ़िया इडियम आया, देखो खाने पीने वाला इडियम आ गया, पीस ऑफ केक। अरे यार केक का टुकड़ा नहीं,
पीस ऑफ केक का मतलब क्या है? पीस ऑफ केक का मतलब है कोई आसान सा काम। यानी क्या केक खाना मुश्किल है? नहीं, बहुत ही आसान है। केक पड़ा है, काट के खा लो, इट मींस कोई मुश्किल काम नहीं है। तो पीस ऑफ केक का मीनिंग होता है कि कोई आसान सा काम जब हमारे पास हो तब हम इसको बोलते हैं पीस ऑफ केक। तो इसकी हिंदी पहले लिख लेते हैं, आसान सा काम। फॉर एग्जाम्पल, स्पीकिंग हिंदी, हिंदी बोलना हमारे लिए आसान सा काम है। स्पीकिंग हिंदी इज अ पीस ऑफ केक। ये क्या है? एक आसान सा काम है हमारे लिए, फॉर अस, है ना? सही बात है ना? हिंदी बोलने में क्या मुश्किल है, एकदम इजी सा काम है। तो ये है हमारा पीस ऑफ केक, जिसको हम बोलते हैं बहुत ही आसान सा काम। इसके लिए एक और इडियम लगता है जिसको बोलते हैं भाई इजी पीजी। देखो नाम कितना प्यारा है, इजी पीजी, मतलब बहुत ही आसान सा काम है। जब कोई चीज बहुत ही आसान हो तब हम उसके लिए बोलते हैं अरे दिस इज वेरी इजी पीजी, है ना? ये तो इजी पीजी है। तो इसका मीनिंग भी क्या है? आसान सा काम। इजी पीजी, ओके। तो पीस ऑफ केक या इजी पीजी, दोनों का मीनिंग क्या? आसान सा कार्य। कोई भी काम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टू गो दिल्ली इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। दिल्ली जाना मेरे लिए बहुत ही आसान काम है ना? तो वो है पीस ऑफ केक। अच्छा, ये तो था कि कोई काम जब आसान होता है तब हम बोलते हैं पीस ऑफ केक या फिर इजी पीजी। अगर कोई काम मुश्किल हो फिर क्या बोलेंगे, है ना? अगर कोई काम मुश्किल आ गया, जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। 6th नंबर हमारा इडियम है, जब कोई काम बहुत मुश्किल होता है उसके लिए बोला जाता है अपहिल टास्क। अपहिल टास्क, हिल क्या होती है? पहाड़ियां, है ना? अप मींस ऊपर की ओर जाना, पहाड़ियों पर चढ़ना क्या बहुत ही मुश्किल काम है, इजी काम नहीं है ना? पहाड़ी पर हर कोई नहीं चढ़ सकता, जिसमें स्टेमिना है, जिसमें हिम्मत है, वही चढ़ सकता है। तो अपहिल टास्क का मतलब कोई मुश्किल काम, ऐसा काम जो मुश्किल है, उसके लिए हमारा इडियम लगता है अपहिल टास्क, यानी मुश्किल काम, मुश्किल कार्य। कोई भी काम ऐसा जो बहुत मुश्किल है उसके लिए हम यूज करते हैं इट्स एन अपहिल टास्क टू क्रैक आइल्स एग्जाम, या इट्स एन अपहिल टास्क। फॉर एग्जाम्पल, इट्स एन uphill task to crack IAS एग्जाम, है ना? IAS एग्जाम पास करना, क्रैक करना मुश्किल काम। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, ये कोई आसान काम नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं अपहिल टास्क, जिसको हम बोलेंगे मुश्किल कार्य। चलिए आगे बढ़ेंगे। 7th नंबर हमारा इडियम, बहुत ही अच्छा इडियम है भाई। मेक अ माउंटेन ऑफ अ स्मॉल हिल, मीन्स छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना, है ना? जो हम कहते हैं ना कि राई का पहाड़ बना दिया, इतनी तो बड़ी कोई बात ही नहीं थी जितना उसने बना दिया इसको। इट मीन्स ही इज मेकिंग अ माउंटेन ऑफ अ मॉल हिल। मॉल होता है छोटा। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते थे 9th 10th तो वहां पर मॉलिक्यूल्स होते थे, मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे। तो मॉल हिल होती है छोटी सी पहाड़ी। तो कोई छोटी सी पहाड़ी का पहाड़ बना देना, यानी राई का पहाड़ बना देना, जिसको हम बोलते हैं छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। दैट इज अवर मेक अ माउंटेन ऑफ अ मॉल हिल। तो मैं यहां पर लिखता हूं छोटी सी बात का बढ़ा देना। छोटी सी बात को अगर आप बढ़ा देते हैं, इट मींस यू आर मेकिंग अ माउंटेन ऑफ अ मॉल हिल। तो ये है हमारा 7th नंबर इडियम, जिसमें हमने किया मेक अ माउंटेन ऑफ अ मॉल हिल। चलिए आगे बढ़ेंगे। 8th नंबर इडियम, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब कोई भी कसर बाकी ना छोड़ना। अगर मीडियम इसका इडियम्स को याद करें, कैसे याद होगा? टू लीव, लीव मींस छोड़ना, कोई भी पत्थर अनटर्न नहीं छोड़ा आपने, यानी सारे पत्थरों को टर्न करके देख लिया। इट मींस आपने हर कोशिश करके देख ली। इट मींस टू लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई कसर बाकी न छोड़ना, कोई कसर बाकी ना छोड़ना।
सारी मेहनत करके देख लेना, सारे प्रयास, सारी कोशिशें करके देख लेना, उसके लिए यूज होता है टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ओके, तो ये था हमारा 8th नंबर इडियम। आगे बढ़ेंगे, है ना। फिर भी कोई भी दिक्कत आए आप यहाँ पर सेंटर पे आइए, कोई इश्यू नहीं है, आपकी हेल्प की जाएगी। कोई भी चीज में XYZ कोई भी टॉपिक में मिस्टेक दिक्कत लगे तो आप आइएगा जरूर। ओके, 9th नंबर इडियम हमारा मेक अ माउंटेन हो गया, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड हो गया। एक होता है डे इन डे आउट, डे इन डे आउट। इसका मतलब क्या होता है? दिन रात, डे इन डे आउट। कोई बंदा दिन रात एक ही काम करता रहे, हम बोलते हैं यार ही ऑलवेज प्ले गेम्स, या ही प्लेज गेम डे इन डे आउट, मतलब दिन रात, उसके लिए बोला जाता है डे इन डे आउट। इसको लिख लेंगे दिन रात, डे इन डे आउट। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच इंग्लिश डे इन डे आउट। मैं दिन रात सपोज बोलूं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो ये क्या हो गया हमारा? आई टीच इंग्लिश डे इन डे आउट, मतलब दिन रात। तो ये है हमारा 9th नंबर इडियम। यहां तक लिखिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। 10th नंबर इडियम हमारा, नेक्स्ट इडियम है हमारा पॉकेट फ्रेंडली। पॉकेट फ्रेंडली क्या होता है? पॉकेट मीन्स हमारी जो पॉकेट्स होती हैं, जेबें होती हैं। फ्रेंडली मीन्स दोस्त। अगर कोई चीज हमारे बजट में है, कोई चीज हम खरीद सकते हैं, हमारी पॉकेट अफोर्ड कर पा रही है उस चीज को, दैट मीन्स वो चीज हमारे लिए क्या हो गई? पॉकेट फ्रेंडली हो गई। अगर कोई ऐसी चीज है जो हम नहीं खरीद सकते, है ना, हमारी जेब अफोर्ड नहीं करती, इट मीन्स दैट इज नॉट पॉकेट फ्रेंडली थिंग फॉर अस। तो पॉकेट फ्रेंडली मीन्स कोई चीज बजट में होना, कोई चीज बजट में होना, यानी आप उस चीज को खरीद सकते हो, उसके लिए यूज होता है पॉकेट फ्रेंडली, है ना। टू बाय कीपैड मोबाइल इज अ पीस ऑफ केक। देखो यहां मैंने दो इडियम को यूज किया, इज अ पीस ऑफ केक, ऑल्सो इट इज पॉकेट फ्रेंडली। और ये क्या होता है? पॉकेट फ्रेंडली होता है। ऑल्सो इट इज पॉकेट फ्रेंडली, यानी आपकी जेब अफोर्ड कर सकती है इन चीजों को खरीदने के लिए। इट मीन्स ये हमारे लिए क्या हो गया? पॉकेट फ्रेंडली। ओके, तो ये थे 10 इडियम्स। एक बार आप इसको लिख लें, फिर अगले 10 इडियम्स और करेंगे अपने। 20 इडियम्स करते हैं हमने आज। चलिए 11th नंबर की बारी। 11th नंबर हमारा इडियम है बर्न्ड मिडनाइट ऑयल, यानी दिन रात मेहनत करना, उसके लिए बोलते हैं ही इज बर्निंग मिडनाइट ऑयल। दिन रात क्या कर रहा है? वो मेहनत कर रहा है। तो बर्न्ड मिडनाइट ऑयल का मतलब हो गया दिन रात मेहनत करना। ठीक है जी, बर्न्ड मिडनाइट ऑयल मींस दिन रात मेहनत करना। फॉर एग्जांपल, ही इज बर्निंग मिडनाइट ऑयल टू अचीव हिज गोल। अपना गोल पाने के लिए वो क्या कर रहा है? दिन रात मेहनत कर रहा है। इट मींस बर्न्ड मिडनाइट ऑयल। ये लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। 12th नंबर इडियम हमारा, आई हैव अदर फिश टू फ्राई। वो कितना प्यारा सा इडियम है ना, मतलब मुझे और भी मछलियां क्या करनी है? फ्राई करनी है। क्या ऐसा होगा क्या? और भी मछलियां, मतलब और भी मछलियां फ्राई करनी है, मतलब बहुत सारे
काम करते हैं। यानी इंग्लिश में पता नहीं कहां कहां से इडियम ढूंढ के लाते हैं। तो यहां पर इसका मीनिंग क्या है, जब कोई हमें बहुत सारे काम करने हो तब हम इस लाइन का, इस इडियम का यूज करते हैं। इट मींस मुझे और भी बहुत काम है। अगर हिंदी इसकी लिखें तो ये लिख सकते हो, मुझे और भी बहुत काम है। यानी मुझे और भी काम है, सिर्फ यही काम नहीं है। तो आई हैव अदर फिशेस टू फ्राई, आई हैव सम अदर फिश टू फ्राई। चलिए नेक्स्ट, एक इडियम है जिसको बोलते हैं नॉइजी पार्कर। यानी ऐसा पर्सन जो किसी के काम में टांग अड़ाए, यानी दूसरों के काम में दखल अंदाजी दे, उस बंदे को क्या कहा जाता है, ही इज अ नॉइजी पार्कर। यानी ये पर्सन कौन है, नॉइजी पार्कर है। यानी ऐसा पर्सन है जो दूसरों की काम में टांग अड़ाता है, तो उसके लिए बोला जाता है नॉइजी पार्कर। तो आप इसको लिखें, नॉइजी पार्कर किसी के काम में टांग अड़ाने वाला। ठीक है, यह है हमारा नॉइजी पार्कर। यानी ऐसा पर्सन जो किसी के काम में टांग अड़ाए, उस बंदे को बोलते हैं नॉइजी पार्कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 14th इडियम, वॉक with the nose in the air। देखो कितना अच्छा इडियम है, वॉक विद द नोज, नोज के साथ चलना और हवा में रखना। इट मीन सपोज मैं इस तरह से चलूंगा, इट मीन्स मैं क्या हूं, अकड़ में चल रहा हूं, है ना। छोटों को नहीं देखूंगा कि मेरे सामने कौन है, मैं अपनी ही अकड़ में हूं, तब मैं बोलता हूं ही इज वॉकिंग विद द नोज इन द एयर। यानी अकड़ कर चलना, अपने एटीट्यूड में चलना, उसके लिए बोलते हैं वॉक विद द नोज इन द एयर, यानी अकड़ कर चलना। वॉक विद द नोज इन द एयर, दिखिएगा यहां तक। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा, 15th नंबर, अर्न अ लॉट ऑफ नेम एंड फेम। मतलब क्या है, बहुत सारा नाम व पैसा कमाना। अर्न मतलब क्या होता है, कमाना। अगर कोई पर्सन नाम पैसा कमा रहा है, इट मींस ही इज अर्निंग अ लॉट ऑफ नेम एंड फेम। इसका आप मीनिंग लिख सकते हैं, नाम व पैसा कमाना। अर्न अ लॉट ऑफ नेम एंड फेम, नाम व पैसा कमाना, है ना। ही इज अर्निंग अ लॉट ऑफ नेम एंड फेम, वो बहुत पैसा कमा रहा है, नाम कमा रहा है ना, बाय चैरिटी। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस देखें, ही इज अर्निंग अ लॉट ऑफ नेम एंड फेम, मतलब वो बहुत ही नाम व फेम यानी पैसा, है ना, शोहरत। ही इज अर्निंग अ लॉट ऑफ नेम एंड फेम बाय डूइंग चैरिटी, चैरिटी करके, है ना। बहुत नाम कमा रहा है, पैसा कमा रहा है। पैसा कैसे कमाएगा, चैरिटी से कमाते हैं भाई। कई ऐसे स्टूडेंट, कई ऐसे लोग हैं जो चैरिटी दिखाते हैं, है ना, कि हम चैरिटी करते हैं, लेकिन पैसा पीछे ही पीछे वो बना रहे होते हैं ना। हमें नहीं पता हर प्रोसेस का, लेकिन बनाते हैं। तो अर्न अ लॉट ऑफ नेम एंड फेम मीन्स नाम व पैसा कमाना। इसे लिखें, चलिए नेक्स्ट इडियम पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम है, देखिए भाई 15 हो गए हैं, अगले इडियम पे चलना है, 16वां नंबर इडियम हमारा, टू कॉल स्पेड अ स्पेड। मतलब क्या है इसका, स्पेड को स्पेड कहो, यानी कि साफ साफ कहो, घुमा फिरा कर बातें ना करो। उसके लिए बोलते हैं, कैन यू प्लीज कॉल स्पेड अ स्पेड, आई नीड सम वर्क, आई हैव टू आस्क समथिंग, बट प्लीज कॉल स्पेड अ स्पेड। मुझे कुछ काम है, मुझे कुछ पूछना है आपसे, बट आप घुमा फिरा कर ना बोलें, प्लीज साफ साफ कहें। टू कॉल स्पेड अ स्पेड का मतलब हो गया,
साफ साफ कहना, घुमा फिरा कर नहीं कहना है, क्या बोलना है, साफ साफ कहना। फर्स्ट एग्जाम्पल, he has a habit to call spade a spade। उसकी एक आदत है कि वो अपनी बातों को साफ साफ कहता है, घुमा फिरा कर बातें नहीं करता है ना, एकदम डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करता है। तो इसके लिए यूज करते हैं टू कॉल स्पेड अ स्पेड, यानी घुमा फिरा कर बात ना कहना, साफ साफ कहना। लेकिन अगर कोई पर्सन उल्टा चले, घुमा फिरा कर बातें करे, उसके लिए क्या लगता है, बीट अराउंड द बुश, यानी कि झाड़ी। बुश का मतलब क्या होता है, झाड़ी। झाड़ी के अराउंड, आसपास कोई चीज घुमाई जाए तो वो मतलब क्या है, घुमा फिरा कर बातें करना। उसके लिए बोलते हैं बीट अराउंड द बुश, यानी कि आप इसका मीनिंग लिखेंगे, घुमा फिरा कर कहना। कोई बात को टू द पॉइंट ना कहकर घुमा फिरा कर अगर कोई कह रहा है, इट मींस ही इज बीटिंग अराउंड द बुश, वो अपनी बात को घुमा फिरा कर कह रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 18th नंबर मॉडल, 18th नंबर इडियम। सर, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। सुना हुआ है आपने, मतलब हर वो चीज जो दिखने में सुंदर है, जरूरी नहीं कि वो चीज हमारे रियल लाइफ में भी हमारे को फायदा दे। इट मीन्स हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, जिसके लिए इंग्लिश में कहा जाता है ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, यानी हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, है ना। कितना बढ़िया लाइन है, एक मोटिवेशनल बात बोली। तो ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अगर लिखना चाहें तो इसको लिखें, नोट्स बनाते जाइए सारे। ये सारे इडियम्स आपके पेपर में आते हैं, आए हुए हैं। आप चाहे लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखें तो इसमें कोई भी ऐसा इडियम नहीं है जो आपका टाइम पास का इडियम हो। सारे वो इडियम्स जो इजी याद भी हो जाएंगे और पेपर में भी आए हो। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। चलिए 19th नंबर पे चलते हैं। टू बीट समवन ब्लैक एंड ब्लू, यानी किसी को मारना। कैसा मारना, ब्लैक और ब्लू तरीके से, मतलब नील डाल देना, किसी को बुरी तरह से पीटना, उसके लिए यूज किया जाता है टू बीट समवन ब्लैक एंड ब्लू, मतलब कि किसी को बुरी तरीके से पीटना। टू बीट समवन ब्लैक एंड ब्लू मीन्स किसी को बुरी तरह से पीटना, उसके लिए हमारा इडियम लगता है बीट समवन ब्लैक एंड ब्लू। लिखिएगा। फिर हमारा अगला मॉडल, चलिए तो आज का लास्ट मॉडल अब हम करेंगे। लास्ट मॉडल है हमारा इडियम, सॉरी, कीप पेस विद टाइम, यानी टाइम के साथ में अपना खुद का पेस बना के रखना। पेस होता है गति। अगर हम भी टाइम के साथ चल रहे हैं, है ना, समय के साथ चलना, तो हम कह सकते हैं कि हम अपने आप को आउटडेटेड नहीं, मॉडर्न करते जा रहे हैं। यानी जैसा जमाना चल रहा है वैसे वैसे खुद को भी एडजस्ट करते जा रहे हैं। तो कीप पेस विद टाइम का मीनिंग क्या होता है, समय के साथ चलना, यानी जैसा जरूरत है वैसा चलना, समय के साथ चलना। तो ये था हमारा 20th नंबर इडियम, जिसमें हमने पढ़ा कीप पेस विद टाइम। तो आज हमने अपने मोस्ट इंपोर्टेंट 20 इडियम्स पढ़े हैं, और ये 20 इडियम्स आई होप आपने नोटबुक में भी लिख लिए होंगे और इन्हें आप याद भी करेंगे।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से पहले मैं आपको यही बात बोलूंगा कि आप अपने नोट्स को बराबर लिखते जाएं। कोई भी आपको दिक्कत आए आप अपने सेंटर पे ना कामरा कोचिंग सेंटर पर जरूर आए। आपकी कोई भी समस्या है किसी भी पेपर को लेकर यहाँ पर आपको सॉल्व की जाएगी। बहुत ही अच्छी फैकल्टी है यहाँ पर, बहुत हेल्प की जाएगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। मैं अमन सर शुक्रिया कहूंगा आपको, और आपने इस वीडियो को देखा। एक लाइक और एक जिसने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। लाइक कर दो यार, थोड़ा सा मोटिवेशन होती है ना टीचर्स को भी कि हाँ यार इतने स्टूडेंट्स को बढ़िया लगी तो हम इससे भी बढ़िया वीडियो बना के देंगे। तो एक आपका लाइक हमें मोटिवेट करेगा, तो जरूर लाइक करें और कमेंट करिए। कोई भी दिक्कत हो तो भी कमेंट करें, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई देंगे, साथ ही साथ आपकी हेल्प करेंगे। सो हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपको। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।